हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज बच्चों हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन का चौथा पार्ट जो है। थोड़ा सा पीछे का हम कुछ दोहराते चलते हैं जिससे हमको जो चीज़ बिसरा है वो सब याद हो जाए। जैसे हमने इसको पढ़ा था ग्रेविटेशन में, तो उसको हम फिर से दोहराते हैं। जैसे इसका हम ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे, दो मास m1 m2 है। एक दूसरे से जब फोर्स लगेगा, फोर्स हमारा सेंटर टू लाइन पे रहेगा और एक दूसरे में अट्रैक्शन रहेगा। तो उसी को यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे। नंबर 1 हमारा फोर्स कितना होगा, यहाँ पर हम जल्दी जल्दी सब पढ़ते चलते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फोर्स बराबर लिखा जाता है बच्चों, जी लिखा जाएगा m1 m2 अपान जी। यहाँ से यहाँ तक कि रेडियस पूरा हम मान लेते हैं r है, रेडियस r है तो लिखा जाएगा r का स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा फोर्स। अब इस फोर्स की बात करें हम बच्चों, तो ये फोर्स हमारा कितना हो जाएगा। इस फोर्स को अगर हम यहाँ से रिप्रेजेंट करें, यानी F1 F2 की बात करें, यानी फोर्स हमारा आएगा 1 से 2 की ओर। फोर्स ये रहेगा, निगेटिव रहेगा। फोर्स किस में रहेगा, 2 और 1, यानी सेम इसमें मैग्नीट्यूड सेम में रहेगा फोर्स। तो यहाँ पर निगेटिव अगर दोनों को हम ऐड करेंगे तब घट के क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड की हम बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड अगर हम लिख देंगे फोर्स 1 2 और मैग्नीट्यूड हम इसको बराबर हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा फोर्स F2 और इसके बराबर हम फोर्स F को लिखेंगे। यही F इक्वल टू जो हमको प्राप्त होगा जी m1 m2 अपान r स्क्वायर प्राप्त होगा। तो बच्चों हम इस तरह में फोर्स को समझ सकते हैं। यानी दो मास m1 m2, फिर से ध्यान दीजिए बच्चों, दो मास m1 m2 के यहाँ पर हैं। दोनों में जो अट्रैक्शन का फोर्स होगा वो फोर्स का मान होगा F इक्वल टू जी m1 m2 अपान r स्क्वायर। फिर से दोहराते बच्चों, F इक्वल टू जी m1 m2 अपान r स्क्वायर, ये हमारा फोर्स का मान हो जाएगा। और ये समान फोर्स लगेंगे लेकिन एक दूसरे के अपोजिट लगेंगे, जैसा यहाँ पर दर्शाया गया है। अब इसमें नंबर 1 की बात हो गई। नंबर 2 हमारा क्या कहेंगे, ऑलवेज अट्रैक्टिव रहेगा। इसमें हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ऑलवेज हम लिख सकते हैं अट्रैक्टिव रहेगा। ऑलवेज क्या रहेगा, अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा, यानी एक दूसरे को फोर्स को अट्रैक्शन करेंगे, अट्रैक्टिव में फोर्स रहेगा। इस तरह हम समझ सकते, दो कंडीशन हो गई। नंबर तीसरा कंडीशन इसमें क्या प्राप्त होगा हमको, हम इसका सेंटर फोर्स की बात करें तो सेंटर फोर्स हमारा कहाँ पे लगेगा, तो सेंटर फोर्स हम करेंगे फोर्स एलांग कहाँ पे काम करेगा, उसको हम लिखते हैं फोर्स एलांग द ज्वाइनिंग ऑफ लिखेंगे सेंटर ऑफ लाइन। सेंटर ऑफ लाइन ना लिख के लिखेंगे सेंटर ऑफ मासेस कर दीजिए। यानी जो इस दोनों का मासेस का जो सेंटर होगा, इन दोनों को जो ज्वाइन कर रही है लाइन, यही दोनों लाइन ज्वाइन करने वाली हमारा वह इस फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी। फोर्स कहाँ पे लगेगा, यानी जो सेंटर ऑफ मास की जो जुड़ने वाली लाइन है उसी में हमारा जो है फोर्स कार्य करेगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब नंबर हम आगे देखें, इसमें और क्या क्या हम इसमें पढ़ सकते हैं। इट इज यूनिवर्सल लॉ, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इट इज यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ का मतलब क्या हो रहा है बच्चों, यूनिवर्सल लॉ का मतलब ये हो रहा है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ जो है, लिखा जाएगा इसको इंडिपेंडेंट ऑफ लिखा जाएगा मीडियम, यानी इसमें कोई मीडियम का हस्तक्षेप नहीं होगा। तो ये टॉपिक एकदम ध्यान से रखना बच्चों कि इसमें कोई मीडियम का प्रभाव नहीं पड़ेगा। चाहे इसमें हम जो भर दे मीडियम का प्रभाव इस फोर्स में नहीं पड़ेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को जो हम देखेंगे बच्चों तो ध्यान रखेंगे, फिर से दोहराते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, किसी मीडियम का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। जैसे हम इसको समझें ये फोर्स कैसे लगेगा, मान लेते हैं हमारा एक बॉडी यहाँ पर, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, दूसरी बॉडी इस तरह है और इसका सेंटर बॉडी इधर है। तो इन दोनों को जो ज्वाइनिंग लाइन होगा यही हमारा सेंटर ऑफ फोर्स की
लाइन होगा। तो इस तरह हम समझ सकते हैं, इसमें कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होगी। अब इसमें हम जी एक हमारा आया है, तो जी को हम लोग जानते हैं, जी इक्वल टू क्या होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और इसकी यूनिट की बात करेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसको हम अगर पूरा हम इसमें बात करें, पॉइंट मास की हम बात करें बच्चों, किसकी हम बात करें, पॉइंट मास की बात करें। पॉइंट मास देखते हैं, पॉइंट मास की अगर हम बात करें बच्चों, लिखते हैं यहां पर हम पॉइंट मास। पॉइंट मास किसकी बात करेंगे बच्चों, पॉइंट मास। अगर हम यहाँ पर एक मान लेते हैं कि ये हमारा आर रेडियस है, यहाँ पर आर रेडियस। अब इससे हम दूर बहुत चले जाए, इस तरह बहुत दूर चले जाए, और यहाँ पर हमको जो है इसको निकालना है। तो यानी आर जो रहेगा, आर इज बहुत बड़ा हो जाएगा, किससे, आर से। आर से जब बहुत बड़ा हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि इस स्थिति में जब बहुत हो जाएगा तो हमको एकदम चींटी सा दिखेगा। तो वह चींटी सा मतलब एकदम छोटे भाग को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट मास बोलेंगे। तो इस तरह हम जो है इसको समझ सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। अब अगर हम ये समझें बच्चों कि जैसे यहाँ पर इस तरह हम फिगर एक बनाते हैं, ऐसे मान लीजिए हम बनाते हैं, एक मास यहाँ पर है, एक मास यहाँ पर है, एक मास यहाँ पर है, एक मास यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो मासेस लगे हुए हैं तो इसको हम मान लेते हैं m1 है, ये हमारा m2 है, ये हमारा m3 है, और इसी तरह जो हमारा ये mn मान लें, और ये हमारा rn हो जाएगा। इसको लिखेंगे r1 r2 r3 ऐसे दिया बच्चों। तो इसका जो फोर्स नेट लिखा जाएगा, फोर्स नेट जब लिखा जाता है तो लिखा जाएगा F1 प्लस लिखा जाएगा F2 प्लस लिखा जाएगा F3, इसी तरह प्लस डैश 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 सबको नेट में हम लिख लेंगे। अब इसका जब हम अगर मान बैठाएंगे तो लिखा जाएगा G M। अगर M मास से हम देख रहे हैं, अब बीच सेंटर में हम क्या रख दे रहे हैं, एक M मास रख दे रहे हैं बीच सेंटर में, तो इसको लिखा जाएगा M, और M1 अपान लिखा जाएगा जितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस R है तो R², और ये डायरेक्शन को भी इस तरह प्रदर्शित करेगा, प्लस डैश 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 यहाँ पर इस तरह हम लिख देंगे। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों। अब अगर हम इसको हम इस तरह समझें बच्चों कि एक हम एग्जाम्पल्स और लेकर समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक ऐसे मास बना गया, ये इस तरह मास है, और ये हमारा 3 कोनों में मास इस तरह लगा हुआ है, 3 कोनों में, और सभी का मास m है, m। और यहाँ पर जो मास है हमारा 1 kg है। कितना बच्चों, 1 kg यहाँ पर मास है। इस मास से हमको निकालना है, तो एक फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा, और एक फोर्स इधर लगेगा। यानी एक फोर्स ये हो जाएगा, एक फोर्स ये हो जाएगा, एक फोर्स ये हो जाएगा। 3 फोर्स हमको यहाँ पर प्राप्त होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं F1 हो गया, F2 हो गया, और F3 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों, अगर हम F1 का मान निकालते हैं तो F1 जब लिखेंगे तो लिखा जाएगा G इंटू M लिखा जाएगा इंटू 1 अपान, अगर ये इसको मान लेते हैं डिस्टेंस कितना A दिया है, A दिया है, A भी A दिया है, सारी डिस्टेंस A है, तब हम इसको लिख सकते हैं A का स्क्वायर। इतना लिख सकते हैं बच्चों। अब F2 की बात करेंगे हम, तो F2 जब लिखेंगे तो G लिखा जाएगा इंटू लिखा जाएगा 1 इंटू M अपान लिखा जाएगा A²। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि दोनों मास सेम आ रहा है, तो इन दोनों मास सेम आने के लिए हम इसके बराबर हम F मान लेते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों। अब अगर हम F3 की बात करेंगे,
फोर्स एफ थ्री की बात करेंगे तो लिखा जाएगा जी एम इंटू 1/। अब ये हमारा डायगनल है तो डायगनल का लिखेंगे तो ये हो जाएगा a√2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हल कर लेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, जी एम अपान लिखा जाएगा 2a² के हो जाएगा। अब इन सब का रिजल्टेंट की हम बात करें तो रिजल्टेंट कितना होगा, किस रिजल्टेंट की हम बात करना है, यानी F1 और F2 के रिजल्टेंट की हम बात करेंगे तो F1 F2 का रिजल्टेंट लिखेंगे। इन दोनों का रिजल्टेंट अगर हम देखें तो इसका रिजल्टेंट होगा, लिखा जाएगा रिजल्टेंट इसका लिखा जाएगा इक्वल टू √2f लिखा जाता है। यानी इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, √2f हो जाएगा। अब इसके बराबर हम लिख सकते हैं तो टोटल फोर्स कितना हो गया, तो यानी इधर अब इन दोनों का रिजल्टेंट जो हमको मिला √2f यहाँ मिला और एक हमारा F3 था ही, तो हम इस तरह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, टोटल फोर्स कितना हो गया, टोटल फोर्स हो जाएगा इक्वल टू लिखा जाएगा, यानी अब इसको लिख सकते हैं F यहाँ पर देखिए बच्चों GM/a² जैसे हमने लिखा तो हाफ है तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं F/2। क्या लिख सकते हैं बच्चों, F/2, क्योंकि इतना मान जो हम माने हैं इतना मान किसके बराबर है, F के बराबर है। तो F3 को हम लिख सकते हैं F/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे F/2 हो जाएगा प्लस इन दोनों का रिजल्टेंट जो आया √2f तो इसको लिखेंगे √2f हो जाएगा। अगर इसमें हम F कॉमन कर लेते हैं तो F कॉमन करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 1/2 प्लस √2। अब इसको हल कर लेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा F और कोष्टक में कितना आ जाएगा बच्चों, 1 + 2√2/2 इतना प्राप्त हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चंस नीट में आया हुआ है बच्चों, इसको भी बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस तरह के क्वेश्चन को हम इस तरह निकालेंगे। तो रिजल्टेंट दिया है तो रिजल्टेंट से हम इस तरह निकाल लेंगे। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों। अब हम देखते हैं आगे इसमें कि अगर कोई पार्टिकल्स जैसे हमारा है यहाँ पर, जैसे हम इसको लेते हैं ये मानते हैं हमारा कोई एक पार्टिकल्स है और एक छोटा पार्टिकल्स हम यहाँ पर और ले लेते हैं, एक छोटा पार्टिकल्स यहाँ पर और ले लेते हैं। अब इन दोनों पार्टिकल्स को हम मिला देते हैं, इन दोनों पार्टिकल्स को क्या करते हैं, मिला देते हैं इस तरह, सेंटर ऑफ मासेस से इस तरह मिला देते हैं। अब इसमें देखते हैं बच्चों इसका मास अगर हम m मान लें, इसका मास क्या मान लें, m मान लें, और इसका मास जो है हम मान लेते हैं स्मॉल m मान लेते हैं और इसको p मान के चलते हैं, तो जो फोर्स हमारा आएगा अगर r दूरी पर स्थित है तो जो फोर्स हमारा आएगा F = लिखा जाएगा G लिखा जाएगा m/r²। ये हमारा फोर्स लिखा जाएगा। अगर हम इसमें ग्रेविटेशनल फील्ड की हम बात करेंगे तो E = क्या लिखा जाएगा, E = लिखा जाएगा F/m, ये लिखा जाएगा। इसमें अगर हम मान बैठा दें तो लिखा जाएगी Gm/r² m, इतना हो जाएगा। अब इसमें F का मान बैठा दिए तो ये m से m कट जाएगा तो हमारा E का मान क्या प्राप्त होगा, Gm/ लिखा जाएगा r², ये हमारा मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको बच्चों इसको याद रखना है कि E बराबर होता है Gm/r²।
इतना क्लियर हुआ बच्चों। तो यहाँ पर हमको गलती नहीं करना, हमको इस चीज़ को क्या करना है, याद रखना है। क्या करना है, याद करना है कि ई बराबर क्या होता है, जी एम अपान आर स्क्वायर। ई बराबर क्या होता है बच्चों, जी एम अपान आर स्क्वायर। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की हम बात करें, किसकी बात करें बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इस सुपरपोजिशन की बात करें तो जो हमारा ई आएगा, तो ई को क्या लिखा जाता है, ई लिखा जाता है इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3। तो इस तरह सारे हम जो है क्षेत्रों को जोड़ लेंगे, डैश डैश अनंत तक जोड़ लेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों। अब इसके बाद अगर हम एक क्वेश्चंस लेके समझें, एक क्वेश्चंस लेकर हम समझते हैं। अगर यहाँ पर यम एक मास यम मान लेते हैं और दूसरा मास यहाँ पर यम ना मानकर हम कुछ संख्या दे देते हैं। मान लेते हैं ये 2 kg का है और ये मास हमारा जो है 3 kg का है। इस तरह अलग अलग मास मान लेते हैं और हमको ऐसा पॉइंट पता करना रहे कि जहाँ पर जो है ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाए, शून्य हो जाए या जीरो हो जाए, उस कंडीशन में हमको पता करना है। तो हम एक पॉइंट क्या मानते हैं, पी पॉइंट मानते हैं कि इस पॉइंट पे क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको मानते हैं कि ये 2 मीटर पर है इस पॉइंट से और ये 3 मीटर पर है। तो अब हम क्या करते हैं, जब इसको निकालने लगते हैं, तो जब निकालेंगे इसको तब क्या लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक ई ए लिखा जाएगा। इसको हम ए पॉइंट मानते हैं, इसको हम बी पॉइंट मानते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, ई ए इक्वल टू लिखा जाएगा जी एम अपान लिखा जाएगा आर का स्क्वायर, यानी लिखा जाएगा जी एम अपान लिखा जाएगा 4, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। अब यम का मास कितना है, तो यम इधर वाले का मास 2 kg, तो लिखा जाएगा जी इंटू 2 अपान 4। तो ये कट जाएगा तो कितना आएगा, g/2 प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें हम ई बी की हम बात करेंगे, तो ई बी यहाँ पर आएगा तो लिखा जाएगा वही उसी तरह, तो लिखा जाएगा जी इंटू मास 3 है और यहाँ पर आर की कितना मान है 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब 3 से हमारा 3 कट जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों, 3 से 3 हमारा क्या होगा, कट जाएगा। तो 3 हम इसको काट देते हैं। तो यहाँ पर 3 गुणे 3, तो एक 3 हमारा कट गया, तो कितना मान आ गया, g/3 प्राप्त हो गया। अब इसका कहानी का क्या मतलब हुआ कि जो शून्य को दर्शाता है, यानी जब फील्ड शून्य होगा तो शून्य का क्या मतलब होगा कि ई ए का मान अगर जो है ई बी के बराबर हो जाए तो रिजल्टेंट उसका क्या होगा, शून्य हो जाएगा। तो हम इस तरह जो है इसको समझ सकते हैं। अब फील्ड कहाँ लगेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं, फील्ड लिखा जाएगा, फील्ड कहाँ पर होगा, ये फील्ड लिखा जाएगा टूवर्ड द मास, यानी मास की ओर फील्ड होता है। फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, टूवर्ड्स द मास, यानी फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, मास की ओर डायरेक्शन होगा। यानी जो इस फील्ड का डायरेक्शन होगा वो मास की ओर होगा, इस तरह मास की ओर होगा। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। अब ई नेट की अगर हम बात करें तो ई नेट कितना हो जाएगा बच्चों, तो ई नेट की हम बात करेंगे तो लिखा जाएगा ई ए प्लस ई बी, इस तरह लिखा जाएगा। ई ए प्लस ई बी जब लिखेंगे तो अब यहाँ पर क्योंकि डायरेक्शन उल्टा है दोनों का, जब डायरेक्शन उल्टा है तो जब हम इसमें मान बैठाएंगे तो लिखा जाएगा ई ए का मान g/2 माइनस लिखा जाएगा g/3, इस तरह जो है लिखा जाएगा। इसको हल कर लेंगे तो 6 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो 3g माइनस 2g घट के आ जाएगा g/6। तो ई नेट का जो मान आएगा हमारा g/6 प्राप्त हो जाएगा। इतना बात समझ में आ रही बच्चों।
अब इसमें कुछ आगे हम देखते हैं बच्चों कि आगे इसमें हमको क्या क्या एग्ज़ाम में किस टाइप के सवाल आते हैं उसकी हम यहाँ पर बात करते हैं कि कैसे एग्ज़ाम में पूछता है। अगर हम ये एक ट्रिंगल को लेकर समझें कि ये हमारा कोई ट्रिंगल इस तरह है, मास इस तरह डिस्ट्रीब्यूट है, एक मास यहाँ पर है, एक मास यहाँ पर है और एक मास हमारा यहाँ पर है, यम ये भी है, यम ये भी है और यम ये भी है। अब इसमें पूछ रहा है कि सेंटर पे जो मास रखा है, इस सेंटर के मास से जो है हमको निकालो कि इसका सेंटर पर कितना ई का मान हमको प्राप्त होगा। तो यहाँ से अगर हम आएंगे, इसको हम पी पॉइंट मान लेते हैं, तो सेंटर से हम यहाँ पर इस तरह देखेंगे, ये इतनी बात क्लियर हुई बच्चों। अब इसका डायरेक्शन हम समझेंगे, तो डायरेक्शन जो होगा ई का सदैव मास की ओर, टूवर्ड मास की ओर, टूवर्ड मास की ओर। तो टूवर्ड कहाँ जाएगा? मास की ओर। तो इसको हम बाहर अगर इस तरह बना लें, तो बाहर जब हम बनाएंगे तो इस तरह लिखा जाएगा, ये बना, ये बना, ये बना। इतना क्लियर हुआ बच्चों। अब इसका अगर हम रिजल्टेंट लिखेंगे तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा इस तरह आएगा बच्चों। तो इसका रिजल्टेंट जो ऐसे प्राप्त होगा, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? कैंसिल कर देगा। तो इसका हम ई का मान जब हमको लिखेंगे, तो ई का मान जो हमको मिलेगा जी एम अपान लिखा जाएगा आर स्क्वायर। अगर आर डिस्टेंस पर है तो आर स्क्वायर लिखा जाएगा। लेकिन जब एक दूसरे को कैंसिल्ड आउट करेंगे, तो कैंसिल जब आउट इन दोनों का निकालेंगे तो इधर आएगा, तो ये कैंसिल्ड आउट कर देगा। इसीलिए कहा जाएगा कि इस तरह की आकृति अगर बना मिले, तो इस आकृति में हमको कहेंगे सेंटर पर जीरो होगा, सेंटर पर जीरो होगी। फील्ड क्या होगी? सेंटर पर जीरो होगी। इतना बात समझ में आ रही बच्चों। अब इस तरह की याद करने के लिए हमको क्या करेंगे? अगर हमको इस तरह का सटीक याद करना है तो इसको हम याद कैसे करेंगे? तो लर्न करने के एक बेसिक फार्मूला हम बताते हैं बच्चों। अगर कोई मास हमारा m1 यहाँ पर है, दूसरा मास हमारा m2 यहाँ पर है, और हमसे ये कह रहा है कि ऐसा कोई पॉइंट बताओ जिस पॉइंट पे जो है इसका जो है p पॉइंट पे E = 0 हो जाए, तो इस कंडीशन में एक जो है हम जो है क्या मान लेते हैं कि जो छोटा वाला मास रहेगा, अगर हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं कि m2 इज लेस दैन m1, तो छोटे वाले मास से दूरी x लेंगे। सदैव हम लोग क्या लिखेंगे? स्मॉल वाले मास से हम दूरी लेंगे। स्मॉल मास से हम लोग इसको इसलिए हिंदी में लिख दे रहे हैं जिससे आपको समझ में आए। स्मॉल मास से दूरी लेंगे। कैसे लेंगे बच्चों? स्मॉल मास से दूरी लेंगे। स्मॉल मास हम इसको माने हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम x मानेंगे। तो इस x का जब मान निकालेंगे तो इसका मान होगा अंडर रूट लिखा जाएगा m1 अपान ये हो जाएगा अंडर रूट m1 प्लस अंडर रूट m2, और बाहर कितना हो जाएगा? r के हो जाएगा। यानी पूरा जितना डिस्टेंस है ये r, इस r के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह हम इसको समझ सकते हैं। क्लियर हो गई बात बच्चों? अब जैसे एक इसमें हम सवाल कराते हैं, ध्यान से देखिए। अब इसमें एक सवाल ये कराते हैं कि मान लेते हैं कि कोई हमारा जो है प्लैनेट है, ये मान लेते हैं हमारी पृथ्वी है, और कोई प्लैनेट जो है यहाँ पर, ये प्लैनेट यहाँ पर घूम रहा है, ये प्लैनेट। इस प्लैनेट का मास जो कह रहा है, इस कैपिटल M का कह रहा है कि m/81 है, m/81 है। ये हमारा सवाल है कि m/81 है, और इसकी रेडियस जो कह रहा है
रेडियस जो कह रहा है कि इसका रेडियस आर है, इसकी रेडियस कितना है, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस कितना है, आर है, और इसकी रेडियस कितना कह रहा है, दिया है 60 आर दिया है। कितना दिया है, 60 आर दिया है। ये रेडियस आर है और ये 60 आर है। तो अब इसमें कह रहा है कि इसमें आर का जो यम का जो मास है अर्थ में, तो आपको ऐसी डिस्टेंस बताओ कि जहाँ पर ई का मान 0 हो, तो मतलब यहाँ पर ई का मान 0 हो, यक्स की वैल्यू यानी डिस्टेंस की बात हमको यक्स को बताना है। तो किस पोजीशन पे जो है ई का मान 0 होगा, तो हम तुरंत उसी फार्मूले को लिखेंगे, यक्स इक्वल टू अंडर रूट लिखेंगे, कौन सा मास छोटा उसको ऊपर, तो लिखा जाएगा m बाई लिखा जाएगा m बाई 81 लिखा जाएगा, अपान लिखा जाएगा अंडर रूट m बाई 81 प्लस अंडर रूट m, और बाहर कितना हो जाएगा, जितनी कुल डिस्टेंस है तो लिखेंगे 60 r को लिखा जाएगा। इतना समझ में आया बच्चों। अब इसको अगर हल करते हैं तो अंडर रूट हम सब में कॉमन कर लेंगे तो कट जाएगा, तो ऊपर आएगा हमारा 1/9 प्लस 1 इतना हो जाएगा, और बाहर हमारा लिखा जाएगा वही 60 आर लिखा जाएगा। अब इसको अगर हल करेंगे 9 के 9 तो हो जाएगा 10/9, 9 कट जाएगा तो आएगा 1/10 इंटू हो जाएगा 60 आर। अब इसको काट दोगे तो कितना हो जाएगा 6 आर, यानी 6 आर पर जाने पर ई का मान 0 हो जाएगा। तो कहाँ पे जाने पे ई का मान 0 होगा, ई का मान 0 प्राप्त होगा, 60 आर पर जाने पर ई का मान 0 हो जाएगा, हमको प्राप्त हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों। अब यहाँ पर जैसे हमने ये चीज़ पढ़ा, अब इसमें ये समझते हैं कि अगर मास में हम ये देखते हैं कि कोई कठिन सवाल आ जाए तो उसके लिए क्या कहेंगे। अभी तो हम लोगों ने जो है इसको पढ़ा कि यूनिवर्स मास डिस्ट्रीब्यूशन में, तो ऐसे हम लोग पढ़ लेंगे। अगर मान लीजिए यूनिवर्स ना हो तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, इसको समझते हैं। मान लेते हैं इस तरह हमारा बना हुआ है और मास का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे है, और सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, और यहाँ से जो है हमको यहाँ से पी पॉइंट से हमको जो है पी पॉइंट से हमको आर दूरी से हमको जो है निकालना है। तो इस कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, तो इस कंडीशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हम यहाँ थोड़ा सा समझते हैं। इस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, डी ई इक्वल टू लिख सकते हैं, डी ई इक्वल टू लिखेंगे ड्यू टू डी एम। छोटा सा मास लेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा मास हम यहाँ पर लेंगे डी एम, यहाँ क्या लेंगे, छोटा मास डी एम लेंगे, तो लिखा जाएगा डी ई ड्यू टू, यहाँ पर क्या लिख देते हैं बच्चों, डी ई ड्यू टू लिखेंगे डी एम, डी ई ड्यू टू डी एम। तो हम लिख सकते हैं डी ई इक्वल टू लिख सकते हैं जी इंटू डी एम अपान आर स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। अब इसका अगर हम पूरे मास की बात करें तो इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन डी ई इक्वल टू हो जाएगा, इंटीग्रेशन लिखेंगे इसको जी इंटू डी एम अपान आर स्क्वायर, इतना प्राप्त हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों। तो यहाँ पर जो ई नेट हमारा आएगा, ई नेट जो लिखा जाता है, ई नेट लिखा जाएगा इंटीग्रेशन जी इंटू लिखा जाएगा डी एम अपान आर स्क्वायर। तो अगर हमारा जो है यूनिफॉर्म मास नहीं है तब हम जो है इस तरह का सूत्र का प्रयोग करेंगे, इसको भी हम याद रखेंगे। यूनिफॉर्म अगर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तब जो है हम इस तरह का प्रयोग कर सकते। अगर यूनिफॉर्म है तब जो है यूनिफॉर्म में हम उस तरह प्रयोग करेंगे, यूनिफॉर्म नहीं है तो हम इस तरह प्रयोग को लिख सकते हैं। अब इसका एक मेंटोज मेथड की बात करें बच्चों कि स्पेशल मेथड इसमें क्या हम लगा सकते हैं, उसकी हम यहाँ पर बात करते हैं।
स्पेशल मेथड की बात करें लिखेंगे व्हेन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन इसमें क्या लिखेंगे, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये ध्यान रखेंगे, क्या होना चाहिए बच्चों, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मास का होना चाहिए। अब इसमें क्या कंडीशन, अगर मान लीजिए यहाँ पर इस तरह दिया है, ये देखो, इसको समझिए थोड़ा सा। अगर इस तरह मास बना है तो अब यहाँ से हमको P पॉइंट से जाना है। अगर कहाँ से जाना बच्चों, इस P पॉइंट से जाना है और इस P पॉइंट से हमको निकालना है। तो अब यहाँ पर जब लगाने के लिए हम यहाँ पर सेंटर ऑफ मास से लगाएंगे तो सवाल हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। तब इसमें हम कैसे प्रयोग करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से यहाँ तक R1 मान लेते हैं, R1 मान लेंगे, और यहाँ से यहाँ तक की जितनी दूरी है इसको हम R2 मान लेंगे। तो ई नेट जो हमारा आएगा, ई नेट लिखा जाएगा। अगर मान लेते हैं कि ये यम मास का है, इस यम मास का है, तो ई नेट लिखा जाएगा, ई नेट इक्वल टू लिखा जाएगा जी एम अपान लिखा जाएगा R1 इंटू R2 लिखा जाएगा। इतना क्लियर हो गया बच्चों। तो ये हमारा क्या था, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अगर दिया है कि मास सेम है तो R1 मानेंगे, R2 मानेंगे, तब ई नेट हमारा इतना प्राप्त हो जाएगा। इसको हम याद रखेंगे। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों। अब इसमें जो हम पढ़ना चाह रहे थे उसकी हम यहाँ पर बात करते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड और पोटेंशियल का जो सम कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का है। कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट, ग्रेविटेशनल फील्ड ए बॉडी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क इन ब्रिंगिंग अमाउंट मास इनफाइनाइट टू द पॉइंट विथआउट एक्सेलरेशन। इसको समझने के लिए हम लोग बच्चों क्या करते हैं, इसको भी थोड़ा सा हम समझते हैं कि पोटेंशियल की हम जैसे बात करेंगे तो पोटेंशियल में क्या क्या हो जाएगा उसको थोड़ा सा हम समझते हैं। पोटेंशियल में हम पहले समझ लेते हैं कि पोटेंशियल है क्या चीज़। तो अभी वहाँ तो थ्योरी में हमने देखा कि पोटेंशियल का होता है, लेकिन कैसे होता है उसको हम यहाँ पर समझते हैं। ये हम समझते हैं बच्चों कि कोई पार्टिकल्स हम लोग पोटेंशियल निकालने के लिए यहाँ पर ए मानते हैं, यहाँ पर बी मानते हैं। तो पोटेंशियल निकालना इतना आसान नहीं। तो हम लोग कहाँ चले जाते हैं बच्चों, इन्फिनिटिव तक चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, इन्फिनिटिव तक चले जाते हैं। तो वहाँ से पोटेंशियल निकालना सरल हो जाता है। अगर यहाँ पर हम बात करें ए से बी में तो हम इसको मान लें कि पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है ये बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस। इसको क्या लिखेंगे बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखा जाएगा। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंट वी ए माइनस वी बी इक्वल टू लिखा जाएगा। यहाँ से यहाँ तक जो हम वर्क डन करेंगे, यानी स्लोवली हम जितना वर्क डन करेंगे वेरी स्लो होगा। क्या होगा बच्चों, वेरी स्लो होगा। तो उसी को लिखा जाएगा वर्क एक्सटर्नल जो हम काम करेंगे अपान यम
तो यम हमारा क्या होगा, यानी यहाँ से कोई पार्टिकल्स हम यम का ला रहे हैं, इस पार्टिकल यम को उठा के यहाँ से यहाँ तक ला रहे हैं ए तक, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वी ए माइनस वी बी इक्वल टू वर्क डन एक्सटर्नल अपॉन यम लिखा जाएगा। और वर्क एक्सटर्नल कहाँ से कहाँ तक होगा, लिखा जाएगा बी से ए तक हमने वर्क डन किया। कहाँ तक किया, बी से ए तक वर्क डन किया। अब बच्चों अगर पोटेंशियल हम निकालें एट पॉइंट की बात करें तो इसमें फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं मिला कि हम जो पोटेंशियल एट ए पॉइंट में निकालें। उसके लिए निकालने के लिए हम लोग कहाँ चले जाएंगे बच्चों, इन्फिनिटिव चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे बच्चों, इन्फिनिटिव एट ए पॉइंट पे चले जाते हैं। तो अब इन्फिनिटिव में जाने के लिए हम क्या लिखेंगे पोटेंशियल एट ए पॉइंट पर, यहाँ पर जैसे हम सीखेंगे कि हम इन्फिनिटिव से इस पॉइंट को ला रहे हैं कहाँ तक, ए पॉइंट तक ला रहे हैं। तो यहाँ पर वर्क डन जो होगा वेरी स्लो होगा, वेरी स्लोवली वर्क डन करेंगे। यम मास का ला रहे हैं तो यम मास लिखा जाएगा। तो इस तरह हम इन्फिनिटिव से लाएंगे तो हम पोटेंशियल एट ए पॉइंट को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस पोटेंशियल एट ए पॉइंट प्राप्त करने के लिए बच्चों हम लिख सकते हैं इसी तरह जो कहते हैं लिखेंगे, बी ए लिखा जाएगा माइनस बी इन्फिनिटिव लिखा जाएगा, वर्क डन एक्सटर्नल अपॉन यम लिखा जाएगा। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ तक बात बच्चों समझ में आ रही है। अब इन्फिनिटिव का हम देखेंगे, इन्फिनिटिव का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, तो वी ए माइनस जीरो इक्वल टू वर्क डन एक्सटर्नल अपॉन यम लिख लेंगे। यानी वी ए हमारा एक एट पॉइंट का पोटेंशियल मिला, वर्क डन एक्सटर्नल अपॉन यम प्राप्त हो गया। यानी ये हमारा क्या प्राप्त हो गया बच्चों, वर्क डन आया हमारा एट ए पॉइंट का जो है पोटेंशियल प्राप्त हो गया। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों। तो जो हम बताना चाह रहे हैं तो आपको क्लियर हो रहा होगा क्या बताना चाह रहे हैं। अब जो है आगे बढ़ते हैं। अभी न्यूमेरिकल्स नहीं देखते बच्चों, पहले इस थ्योरी को पढ़ लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। थिन स्फेरिकल सेल मास m रेडियस r ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए डिस्टेंस r में ये मानते हैं कि ये हमारा रेडियस है, ये एक अर्थ है। अर्थ से हम r यहाँ से यहाँ तक हमारा ये r है, r डिस्टेंस पे है, और ये इस r हम आगे बढ़ेंगे कैसे कैसे प्रभाव पड़ता है। अगर स्फेरिकल सेल है, यहाँ पर इस शब्द को देखेंगे बच्चों, थिन स्फेरिकल सेल अगर दिया है तो इनसाइड ऑफ द सेल ई अगर आर का मान आर से छोटा है तो शून्य होता है। इसको एकदम से दिमाग में रखेंगे, याद कर लो बच्चों। ग्रेविटेशनल फील्ड एट डिस्टेंस सेंटर की बात करेंगे तो अगर ई की मान हम अगर किसी सेल के अंदर हम करेंगे तो किसी भी अगर हमारा इस तरह सेल बना हुआ है बच्चों, इसके अंदर जो है इसमें हम कहेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड ई का मान पूरा जीरो होगा। इनसाइड में पूरा जो है ई का मान जीरो होगा। अगर ऑन द सरफेस की बात करेंगे बच्चों तो सरफेस में जैसे हम सरफेस पर आएंगे, यानी सरफेस पे ई बराबर आर के आएंगे तो लिखा जाएगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। और आर का मान बढ़ा देंगे तो आर अगर बड़ा हो जाएगा फिर भी सेम मान होगा, आउटसाइड में जितना डिस्टेंस चलेंगे उतना प्राप्त हो जाएगा। तो इसका जो ग्राफ बन रहा है, तो जो ग्राफ हमारा बनेगा जैसे ही हम सतह पर आएंगे, यहाँ पर देखिए जैसे हम सतह पर आए हमको जो है फील्ड मिलना यहाँ से प्रारंभ हो गया। यहाँ तक कुछ नहीं था लेकिन यहाँ से हमको फील्ड मिलना प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे फील्ड कम होती चली गई। इस तरह जो है क्लियर हो रहा बच्चों। तो इस तरह हम इसको समझ सकते हैं। अब इसमें पोटेंशियल की हम बात करेंगे। पोटेंशियल में देखेंगे इनसाइड द सेल, अगर देखेंगे पोटेंशियल की बात करेंगे तो इनसाइड द सेल की यहाँ पर तो इसके अंदर सेल की बात माइनस जी एम अपॉन आर रहेगा। और सरफेस में इसके सरफेस में यहाँ पर पहुँच जाएंगे तब भी माइनस जी एम अपॉन आर लिखा जाएगा। अगर बहुत बड़ा हो गया रेडियस तब भी उतना ही रहेगा माइनस जी एम अपॉन आर।
तो फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड सेल विल बी जीरो, मतलब फील्ड इंटेंसिटी तो जीरो हो जाता है, लेकिन फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ऑन द सोर्स आउटसाइड पॉइंट कैन बी कैलकुलेट एज्यूमिंग द इंटायर मास सेल कंसंट्रेट एट द सेंटर। तो इस बात को भी हम ध्यान रखेंगे कि अगर फील्ड की हम बात करेंगे तो फील्ड हमारा जीरो होता है, लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं होता है। पोटेंशियल हमारा क्या रहेगा, जितना इनसाइड है उतना भी जो है बाहर हो जाएगा। तो सेम हमारा रहेगा, चाहे जहाँ पर हम पोटेंशियल देखेंगे हर जगह हमारा पोटेंशियल सेम आता है। अब सॉलिड स्फीयर की बात करते हैं बच्चों। इस सॉलिड स्फीयर में देखते हैं कि यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है, मतलब मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक तरह से मास डेंसिटी मतलब यूनिफॉर्म है। तो अगर इनसाइड तक की बात करेंगे तो इनसाइड में हमारा जो मिलेगा Gm(r/r³), ये हमारा इनसाइड का हो जाएगा। क्लियर हो रहा है बच्चों? इनसाइड में ई का मान इतना हो जाएगा। और सरफेस पे जो रहेगा, यहाँ सरफेस की हम बात करेंगे तो सरफेस में लिखा जाएगा Gm/r², क्योंकि हम अगर इनसाइड में चिपका दें इसमें तो E= जो हमारा मान है -Gm(r/r²। अगर हम किसको चिपका दें, r बराबर r को यहाँ चिपका देंगे, r³ दिया है तो ये प्राप्त हो जाएगा -g लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा -g लिखा जाएगा m/r लिखा जाएगा r³, r से कट जाएगा 2 घात बचेगी तो इसको लिखा जा सकता -Gm लिखा जाएगा r²। तो दोनों बराबर इस तरह हो जाएगा। अगर ग्रेटर हो जाएगा तब लिखा जाएगा Gm/r²। तो यहाँ पर भी जो है, अब देखिए जो इसकी फील्ड है यहाँ पर सेंटर से धीरे 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 बढ़ती कहाँ तक, यहाँ तक बढ़ेगी। फिर उसके बाद देखिए यहाँ से घटना प्रारंभ हो जाती है, यहाँ तक बढ़ी। फिर उसके बाद फिर जैसे हम सतह से बाहर जाएंगे फिर हमारा घटना प्रारंभ हो जाएगा। तो इस तरह घटती चली जाएगी। तो हम इस फील्ड को भी ऑब्जर्व करेंगे और समझेंगे। अब पोटेंशियल की बात करेंगे बच्चों। इसका पोटेंशियल में क्या देखते हैं कि इनसाइड द पोटेंशियल की बात करेंगे तो इनसाइड में हमारा जो फार्मूला है इसको याद कर लेंगे हम, Gm/2r³ 3r²/r²। तो ये हमारा इनसाइड में है। अब इसी में r में चिपकाते जाओ, ये सब मान प्राप्त होता चला जाएगा। r बराबर 0 रख लेंगे तो ये होगा। तो इस तरह सब मान हमको मिलता चला जाएगा। तो ये जो हमारा r बराबर 0 पर प्राप्त हुआ है 3/2 Gm/r, यानी ये पैराबोलिक कर्व एक ऐसे मिलेगा, इस तरह जो है हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल का क्या पैराबोलिक प्राप्त हो जाएगा, कहाँ तक, सतह तक हमको इस तरह मिल जाएगा। तो बच्चों हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।